बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चे ये आपके लिए अभी जो पार्ट 4 है लेक्चर का वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि डे केयर मतलब केयर इन ऑपरेशन थिएटर क्या होनी चाहिए पेशेंट की। ठीक है, सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि WHO के सेफ्टी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पहले प्री लिस्ट ब्रीफिंग कर ली जाए। प्री लिस्ट ब्रीफिंग से बच्चे एक्चुअली मुराद ये होती है कि आपकी जो लिस्ट है, यानी कि आपने जो पेशेंट्स की लिस्ट बनाई हुई है डॉक्टर्स ने कि किस किस पेशेंट को आज ऑपरेट करेंगे, तो उससे पहले आप लोग मीटिंग कर लें कि जितने सर्जन अवेलेबल है वो आपस में डिवाइड कर लें कि इसने करना है, ये करना है, वो करना है, इसने इसको ऑपरेट करना है, इसने उसको करना है, यहाँ पे कौन से पीजीज होंगे, यहाँ पे कौन से एचओज होंगे इस ऑपरेशन थिएटर में। ये पहला स्टेप है। ठीक है, प्री लिस्ट ब्रीफिंग करना आपस में। इसके अंदर जो हेड होता है यूजुअली सर्जरी का, उसको चाहिए कि वो प्रेजेंट हो वहां पे और वो ये करवाए। नंबर 2 के ऊपर आता है साइन इन, यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा, मतलब स्पेसिफिकली कि जो उस दिन के ऑपरेशंस को कैरी आउट कर रहा है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 के अंदर आता है साइन इन। साइन इन की भी एक अलग चेक लिस्ट होती है कि आपने जो इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया से पहले क्या क्या चीजें इंश्योर करनी है। नंबर 1 कि पेशेंट की कंसेंट साइंड हो। नंबर 2 कि पेशेंट ने कंसेंट दी हो, मतलब नंबर 2 कि सर्जिकल साइट मार्क्ड हो कि आपने किस जगह पे ऑपरेट करना है। ठीक है, एनेस्थीसिया मशीन का वर्कअप हुआ हो, नॉन एलर्जीज का पता हो, डिफिकल्ट एयरवे की तैयारी हुई हो, ब्लड लॉस की प्रिपरेशन पहले से हुई हो। ठीक है, इसके अलावा उसको जो प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स हैं वो लाजमी पहले की पहले गई हो। ठीक है, बच्चे तीसरा फेज आपका आता है टाइम आउट का। टाइम आउट बेसिकली वो फेज होता है जिसके अंदर सर्जन कंफर्म करते हैं कि जो राइट पेशेंट है, जिसको उस स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए ट्रीट किया जाना है, सर्जरी की जानी है, वो ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर आए, गलती से कोई और पेशेंट ना आ जाए। ठीक है, नंबर 4 पे आता है साइन आउट, यानी कि अब आपने सारा प्रोसीजर जब कर लिया है तो आप मतलब उसके बाद आप लोग ये करें कि जो पेशेंट जब आउट होने लगा है, एनेस्थीसिया से बाहर आने लगा है, तो उसके लिए क्या-क्या मैनेजमेंट करनी है, क्या-क्या चीज़ आपके पास रेडी होनी चाहिए, वो एक पूरा फेज़ होता है। उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते और इसके अंदर प्राइमरी रोल जो होता है वो एनेस्थेटिक्स का होता है, एनेस्थेटिस्ट का होता है। ठीक है, और 5th नंबर पे बच्चा आता है पोस्ट लिस्ट डीब्रीफिंग। डीब्रीफिंग यानी कि आपने लिस्ट जब कंप्लीट कर ली, सारे पेशेंट्स ऑपरेट हो गए वक़्त पे, अगर कोई पेशेंट अल्लाह ना करे ऑपरेट नहीं भी हो सका और पोस्टपोन हो गया उसका, तो डीब्रीफ करते हुए आपने एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि जिनका ऑपरेशन हुआ है वो कैसा हुआ है, ठीक हुआ है, नहीं हुआ, उसके लिए स्पेशल इंडिकेशंस क्या है, किस-किस चीज़ का ख़्याल रखना है और जिसका नहीं हुआ, उसका क्यों नहीं हुआ, वो अब अगला किस टाइम पे होगा। उसके बाद बच्चे हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे देख लेते हैं जो कि आप लोगों को ब्रीफ बेसिकली आइडिया दे दूँ, या आप लोगों को लिखने के लिए बहुत काम आता भी है, इसमें से तो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू ही आता है कि जो ऑपरेशन, ये मैंने लिखा है ओटीई। व्हाट इज ओटीई? ओटीई इज एक्चुअली ऑपरेशन थिएटर का एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर के एनवायरनमेंट में आपने क्या क्या मेंटेन करना है। सबसे पहली चीज़ है बच्चे वेंटिलेशन। ठीक है, तो वेंटिलेशन यूजुअली सीलिंग से इंट्रोड्यूस करवाई जाती है और फ्लोर से एग्जॉस्ट होता है। ठीक है, फ्लोर से मतलब वो निकलती है, तो कम से कम 20 एयर चेंजेस पर आवर जो है वो इंडिकेटेड है। इसका क्या मतलब है? ये आपका एमसीक्यू है प्रॉफ का। क्या इसका ये मतलब है कि कम से कम 20 दफा हवा को बदलना चाहिए 1 घंटे के अंदर। टेम्परेचर जो बच्चे ऑप्टिमम इंडिकेट किया जाता है दैट इज 19 टू 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इस पे पेशेंट को हाइपोथर्मिया हो जाता है खासतौर पर 21 डिग्री से कम टेम्परेचर पे, तो फिर आप लोग जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं दैट इज यूजली 20 टू 24 डिग्री सेल्सियस का। ह्यूमिडिटी तकरीबन 50 टू 60% मेंटेन करनी होती है उस ऑपरेशन थिएटर के रूम में, और ये आपके तीनों एमसीक्यूज हैं। ठीक है, इसलिए इसको मैंने फोकस किया है। इसके अलावा पेशेंट ट्रांसफर करने के लिए स्ट्रेचर के ऊपर जो ऑपरेशन थिएटर का टेबल है उसके ऊपर उसकी प्रॉपर पोजिशनिंग के लिए आपके पास ऑपरेशन थिएटर के अटेंडेंट होने चाहिए, नर्सिंग स्टाफ हेल्प करे। ठीक है, लेकिन बेसिक जो ड्यूटी है ये ऑपरेशन थिएटर के अटेंडेंट की है, नर्सिंग स्टाफ की नहीं है। इसके अलावा इक्विपमेंट्स क्लीन स्टेरिलाइज्ड वे में आए, उनके ऊपर प्रॉपर्ली स्टिकर्स लगे होते हैं स्टेरिलाइज हुए हुए। अगर वो स्टिकर्स ब्रीच्ड हैं, स्टिकर्स टूटे हुए हैं, तो इसका मतलब है वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो चुके हैं कहीं। ठीक है, डायाथर्मी अवेलेबल हो। डायाथर्मी बेसिकली मोनोपोलर डायाथर्मी जो होती है वो यूज हम लोग यूजुअली करते हैं, और इसके अंदर बच्चे ये होता है कि डायाथर्मी वो चीज होती है बेसिकली जिसके जरिए हम लोग बार बार वेसल को कोगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो डायाथर्म करवा देती है, वेसल को कोगुलेट करवा देती है। क्लीन होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी किस्म का इन्फेक्टिव पार्टिकल नहीं होना चाहिए, इवन वो भी स्टेरिलाइज होनी चाहिए। ठीक है, टॉर्निकेट सारे अवेलेबल हों कंप्रेशन देने के लिए, ये आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। ये आपके वो इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जो कि आप लोग ऑपरेशन थिएटर के अंदर जिनका ख्याल रखते हैं।
उसके बाद बच्चे जब ये चीज़ें आप लोग इंश्योर कर लेते हैं, तो जो आपका मेन सर्जन होता है और जो उसके असिस्टेंट सर्जन्स होते हैं, फर्स्ट असिस्टेंट, सेकंड असिस्टेंट, उनको प्रॉपर्ली स्क्रबिंग करके वॉश अप होके आना होता है, ठीक है? ऑपरेशन थिएटर के अंदर। और उसके बाद बच्चे पेशेंट को हम लोग मतलब जब एनेस्थीसिया दे चुके होते हैं, तो उसके बाद बच्चे पेशेंट को रेडी करना होता है सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, जिसके अंदर पेशेंट को प्रॉपर्ली ड्रेप करना होता है। ड्रेप करने से मुराद ये होता है, आपने ग्रीन कलर की शीट्स देखी होंगी, जो कि उसकी बॉडी पे डालते हैं, लेकिन आइडियल एक्सपोज़र को मेंटेन करते हुए जो कि उसकी सर्जरी के लिए चाहिए, और उसको ड्रेप करने के बाद बच्चे आप लोग उसको क्लीन करते हैं। प्रॉपर्ली पायोडीन जो होती है बच्चे वो यूज़ की जाती है उस सारे एरिया में जो कि हमने आइडियली एक्सपोज़ किया होता है। इवन कि वहाँ पे अगर हम कट नहीं भी लगा रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर किसी बंदे की पेट की सर्जरी होनी है, ठीक है? तो जैसे हम पेट का एग्ज़ामिनेशन करते हैं तो कहते हैं कि निप्पल से लेके मिड थाई तक एक्सपोज़ होना चाहिए। वैसे तो हम लोग पूरा का पूरा एक्सपोज़ नहीं करते, लेकिन जो हमारा ऑपरेटिव फ़ील्ड का एरिया होता है, उसका एडजेसेंट सारे एरिया को हम लोग क्लीन करते हैं, ठीक है? सारा का सारा, और जो हेयर होता है, उसका रिमूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हेयर नहीं प्रेज़ेंट होना चाहिए, क्योंकि हेयर के ऊपर जर्म्स प्रेज़ेंट होते हैं, जो कि पेशेंट को सेप्सिस कॉज़ करवा सकते हैं या किसी भी तरीके की कोई और मतलब इन्फेक्शन हो सकता है। तो स्क्रब करने के बाद बच्चे फिर आपका ये जो प्रॉपर्ली आपने पेशेंट को जब ड्रेप किया, क्लीन किया, तो उसके बाद बच्चे हम लोग सर्जिकल इंसिजन की तरफ मूव ऑन करते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे लाज़मी हाइलाइट करता चलूँ कि जो भी डॉक्टर स्क्रब वो वॉश्ड अप होता है, जो इसको हम कहते हैं वॉश अप हो जाओ, जो वॉश्ड अप होता है, जिसने स्क्रब पहना होता है, उसको कुछ बातों का लाज़मी ख़्याल रखना चाहिए। नंबर 1 ये कि जो उसके हाथ हैं, जिसके ऊपर उसने ग्लव्स पहने हैं, वो किसी भी चीज़ को अनस्टेराइल फ़ील्ड में ना जाए और उसको टच ना करे। हमेशा ऑपरेशन थिएटर में जो टेबल मौजूद है, उसके इर्द-गिर्द मौजूद रहे, क्लीन फ़ील्ड के अंदर मौजूद रहे। ऑपरेशन थिएटर में जो टेबल मौजूद है, जिस पे पेशेंट लाया कर रहा है, उसके ऊपर लीन ओवर ना करे। उसने प्रॉपर्ली मास्क भी पहना हो, उसका हेड कैप भी अवेलेबल हो, सर के ऊपर उसके कैप मौजूद हो। इसके अलावा बच्चे उसके जो हाथ हैं, हाथ उसके बस सिर्फ़ चेस्ट के लेवल पे रहने चाहिए, ना शोल्डर से ऊपर जाने चाहिए, ठीक है? और ना बच्चे चेस्ट से नीचे जाने चाहिए, बस दरमियान में रहने चाहिए। क्योंकि अगर वो इससे ऊपर या नीचे जाएगा, तो वो किसी भी ऐसी चीज़ को इन कॉन्टैक्ट में ला सकता है, जो कि अनस्टेराइल हो जाएगा। उसके बाद बच्चे आप लोगों को पेरी ऑपरेटिवली ये पता होना चाहिए कि कौन-कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि पेशेंट को रिस्क पे पुट करते हैं। पेशेंट फैक्टर्स होते हैं, सर्जिकल फैक्टर्स होते हैं। 2 तरह के फैक्टर्स हैं जो कि रिस्क कर सकते हैं पूरे के पूरे प्रोसीजर को। पेशेंट फैक्टर्स में बच्चे प्रीवियस हिस्ट्रीज़ आ जाती हैं, एमआई की, कार्डियक फेलियर की, सीओपीडी की सिवियर फॉर्म की, बहुत एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस आ सकती हैं, जैसे कोई बहुत छोटा बच्चा हो या बहुत बड़ा बंदा हो। छोटे बच्चों को इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, खैर ये आपने याद रखना है, ठीक है? मेटाबॉलिक डिजीज़ हो सकती है और मॉर्बिड ओबेसिटी खास तौर पे। सर्जिकल फैक्टर्स के अंदर बच्चे प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन आ सकती है सर्जरी की, कोई भी सर्जरी जो कि 1.5 घंटे से ज़्यादा, उसको हम लोग प्रोलॉन्ग्ड ही कहते हैं। एक्सटेंसिव सर्जरी यानी कि जो बहुत डिटेल्ड है, जिसके अंदर 2-3 ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ठीक है? या जिसके अंदर हमें प्रॉपर एक्सपोज़ करना पड़ रहा है एब्डोमेन को। इसके अलावा टाइप ऑफ सर्जरी सर्जिकल फैक्टर्स में और मैसिव ब्लीडिंग के जो केसेस हैं, या ट्रॉमा हुआ हो 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स का, 3 से ज़्यादा ऑर्गन्स का आपकी बुक में वैसे लिखा हुआ है। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्रीडिस्पोज़ करते हैं मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को बढ़ाने के लिए। उसके बाद बच्चे देखें, ये आपके पास एएसए का बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट एक अवेलेबल है, ग्रेडिंग चार्ट, ऑपरेटिव मोर्टेलिटी बाय एएसए, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। यानी कि इसके 5 बेसिकली मेन ग्रेड्स हैं और छठा जो है वो ई ग्रेड है, ठीक है? इमरजेंसी केस में। उसके अंदर हम लोग मोर्टेलिटी की असेसमेंट यूजुअली नहीं करते। 30 डे मोर्टेलिटी हम लोग देखते हैं। अगर कोई बंदा हेल्दी है, तो उसकी 30 डे मोर्टेलिटी यानी कि ऑपरेशन के बाद विद इन 30 डेज मोर्टेलिटी का चांस काफ़ी कम होता है, ठीक है? नंबर 2 पे आ जाता है ग्रेड 2, जिसको माइल्ड सिस्टेमिक डिजीज़ हो, कोई फंक्शनल लिमिटेशन ना हो, अपने बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, मूवमेंट है, यूरिनेशन है, डाइजेशन है, वो नॉर्मली परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर 1% मोर्टेलिटी है, ठीक है? 30 डेज में वो इसका 1% चांस है कि वो फोत हो सकता है। नंबर 3 पे आता है सिवियर सिस्टेमिक डिजीज़ है और डेफिनिट फंक्शनल लिमिटेशन एग्जिस्ट कर रही है। सिस्टेमिक डिजीज़ तो है ही है, लेकिन साथ फंक्शनल लिमिटेशन भी है, तो मोर्टेलिटी का चांस 4% है। 4th ग्रेड में आ जाता है सिवियर सिस्टेमिक डिजीज़ और कांस्टेंट थ्रेट टू लाइफ। कोई ऐसी डिजीज़ है जो कि कांस्टेंट थ्रेट है, जैसे सिवियर किस्म का हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया और प्रीवियस भी हिस्ट्री है एमआई की, तो उसको किसी भी वक़्त एमआई भी हो सकता है, अनकंट्रोल्ड लिपिड प्रोफाइल के ऊपर। और डिस्क्रिप्शन नंबर 5 जो दी हुई है ग्रेड 5 की, दैट इज़ मोरिबंड पेशेंट, ठीक है?
जो कि 24 आवर्स से भी कम सर्वाइव कर सकता है, उसकी 30 डे मोर्टेलिटी 90% है, विद इन 30 डेज ही फोत हो जाता है। उसके बाद बच्चे आप लोग को एक बात लाजमी पता होनी चाहिए कि रिस्क स्कोरिंग सिस्टम्स के नाम क्या हैं। अगर आपको इनकी डिटेल नहीं आती, दैट्स टोटली फाइन, कोई भी आपको नहीं कहेगा कि सारे का सारा रिस्क स्कोर जो है वो सुनाओ। ये एफसीपीएस एनेस्थीसिया जो लोग करते हैं उनको आनी चाहिए। आपको कम से कम नाम पता होने चाहिए, एनेस्थेटिस्ट कौन कौन से ग्रेड्स यूज करते हैं रिस्क को स्ट्रेटिफाई करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए, अंदाजा लगाने के लिए। एएसए जो है वो सिंपल है, ठीक है, लेकिन यूजर डिपेंडेंट है। अमेरिकन जो सोसाइटी थी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का इसका स्कोर है। दूसरा स्कोर है बच्चे एमईटी स्कोर, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ टास्क, ठीक है। और उसके बाद है आरसीआरआई स्कोर, रिवाइज्ड कार्डियक इंडेक्स, कार्डियक रिस्क इंडेक्स, ठीक है। पॉसम स्कोर है जिसके अंदर होता है फिजियोलॉजिक एंड ऑपरेटिव सिवियरिटी स्कोर फॉर द एन्यूमरेशन ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, ठीक है। और उसके बाद है सी पैट स्कोर, इसके अंदर है कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्टिंग। कम से कम 3 नाम आप याद कर लें जो ऊपर वाले हैं, एएसए, एमईटी और आरसीआरआई, ये आपको काम आएंगे। एक एमसीक्यू बच्चे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग को हाईलाइट करवा दूं कि इस्केमिक हार्ट डिजीज जो होता है इसका क्या रिस्क फैक्टर है। पेरी ऑपरेटिव एमआई होने का चांस, अगर किसी बंदे को पेरी ऑपरेटिवली ऑपरेशन के दौरान एमआई होता है तो फिर बहुत हाई चांस ऑफ की मोर्टेलिटी का, दैट इज तकरीबन 15 to 25% कि वो इस ऑपरेशन के बाद या इसके दौरान फोत हो सकता है। बच्चे बेले के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है, इसके अंदर सिर्फ आप लोग यही कर लें तो यही मोर देन इनफ है कि व्हाट इज द डे केस सर्जरी, ठीक है। डे सर्जरी क्या होती है और डिफरेंट इसकी टर्मिनोलॉजीज क्या यूज होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। आप लोग को इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते होते हैं बिल्कुल प्योर रट्टे वाले, तो वो आपको करने पड़ते हैं फिर। और बच्चों को अक्सर रट्टे वाले सवाल तो बिल्कुल ही नहीं आते ना। तो बच्चे सबसे पहले हम लोग डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बच्चे डे केस सर्जरी नॉर्मली ऐसी सर्जरी को कहा गया था जिसके अंदर पेशेंट को विद इन 12 आवर्स छोटी मोटी इसकी सर्जरी करके उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए, उसको 12 आवर सर्जरी को हम लोग डे केस सर्जरी कहते थे। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब ये डिफरेंट टर्म्स जो होती हैं ये इवॉल्व हुई हैं, तो आप देखें कि डिफरेंट डेफिनेशन सामने क्या आई हैं। पहली है आउट पेशेंट सर्जरी, एक ऐसा पेशेंट जो कि ओपीडी के अंदर आया, वार्ड की फैसिलिटी में एडमिटेड नहीं था, उसकी आपने सर्जरी की, ठीक है। दो आपने कहा छोटा सा प्रोसीजर है, मैं इसकी सर्जरी अभी कर देता हूँ। नंबर 2 है प्रोसीजर रूम सर्जरी। तो छोटे से प्रोसीजर की सिर्फ इंपॉर्टेंस नहीं होती है, अगर उसकी मॉर्बिडिटी या रिस्क फैक्टर्स कम है तो फिर आप तब भी कर सकते हैं। नंबर 2 है प्रोसीजर रूम सर्जरी, कि एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर छोटा मोटा जिसके लिए पूरा रूम आपको नहीं चाहिए, पूरा ऑपरेशन थिएटर नहीं चाहिए, बल्कि वो एक रूम में हो सकती है। जैसे मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं कि कोई स्टिच लगाना हो छोटा सा, ठीक है, किसी एक जगह पे कोई लीकेज हो जाए जिस जगह पे आपने ड्रेन डाला है, तो वो प्रोसीजर रूम सर्जरी है। नंबर 3 पे है डे और सेम डे सर्जरी। हमारे हॉस्पिटल में जिस वार्ड में मैंने इमरजेंसी की थी, वहाँ पे पूरा प्रोसीजर रूम था जिसमें आप वार्ड के पेशेंट्स को ले जाके उनको उसी वक्त छोटा मोटा उसका जो, जैसे मैं आपको कहूँ कि एलियोस्टमी के बैग चेंज करने हैं वो कर सकते थे, स्टिचेस लगा सकते थे, प्रॉपर सब कुछ कर सकते थे। उसके बाद है डे और सेम डे सर्जरी, जिसको हम डे के सर्जरी कहते हैं, एडमिट करना और डिस्चार्ज करना विद इन 12 आवर। उसके बाद है ओवरनाइट स्टे सर्जरी, इसके अंदर 23 आवर के लिए पेशेंट को एडमिट करते हैं, ठीक है, और सुबह सवेरे अगले दिन भेज देते हैं। उसके बाद है शॉर्ट स्टे सर्जरी, ऐसी सर्जरी जिसके अंदर सिर्फ 72 आवर्स का एडमिशन हो। और इनकी इनकी कॉमन एग्जांपल में आ जाती है बच्चे कोलिसिस्टेक्टमी, इसके अंदर हम लोग, या हर्निया की सर्जरी, बहुत थोड़ी देर के लिए हम लोग ठहराते हैं, ऑपरेट करके फौरन दूसरे तीसरे दिन घर भेज देते हैं। डे सर्जरी का जो पाथवे होता है बच्चे, इसको आप लोग एक दफा स्टडी कर लें। रेफरेंट डॉक्टर आप कंसल्टेंट के पास भेजता है, ठीक है, कंसल्टेंट के ओपिनियन के बाद कंफर्म किया जाता है उसकी डायग्नोस्टिक्स के थ्रू कि वही पैथोलॉजी एग्जिस्ट करती है या नहीं, और फिर प्री ऑप असेसमेंट होती है। फुल फोर उसको स्केड्यूल करते हैं, एडमिट करते हैं, सर्जरी करते हैं, रिकवर करते हैं और उसी दिन उसको डिस्चार्ज करते हैं। ये पूरा पाथवे आप लोगों को आना चाहिए। ओके बच्चे, सो एंड पे अगर हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस करें तो ये मैंने वेबसाइट से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इमेज लिया है, स्लाइड लिया आपके लिए, जिसके अंदर इसने सारी की सारी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस को समराइज किया है, ठीक है। अब आप देखें ऑर्गेनिकली सिस्टेमिकली डिफरेंट ऑर्गन्स की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कौन कौन सी, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है, मेरा एरो फॉलो कीजिए। इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की हो सकती हैं, रीनल सिस्टम की, न्यूरो की, और हिमेटोलॉजिकल और अदर्स, ठीक है। अब आपको सारों की जितनी भी जो जिसकी जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं बताता हूँ और एक दफा कॉन्सेप्ट बनवा दूं। इन्फेक्शन के लिए तो बच्चे, जो सर्जरी का पेशेंट होता है वो हमेशा प्री डिस्पोज होता है हॉस्पिटल की इन्वायरमेंट की वजह से, ठीक है।
निमोनिया उसको बहुत कॉमनली हो सकता है, खास तौर पे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया जो होता है, क्योंकि एनेस्थीसिया की मशीन में वेंटिलेटर भी इंक्लूडेड होता है। तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया की मोस्ट कॉमन कॉज क्लेब्सिला न्यूमोनिया है। यूटीआई उसको बहुत कॉमनली हो सकते हैं और वो यूजुअली ई कोलाई की वजह से ही हो सकते हैं, इवन हॉस्पिटल सेटिंग्स में भी। सुपरफिशियल और डीप वुंड इन्फेक्शन हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस जगह की सर्जरी है, ठीक है? एब्डोमिनल ऑर्गन्स की सर्जरी हो, तो पेल्विक एब्सेसिस खास तौर पे आपको मिलती हैं अगर पेल्विक सर्जरीज हो या एब्डोमिनल हो, तो पेल्विक सर्जरी आपको बहुत पेल्विक एब्सेस आपको बहुत कॉमनली मिलती है, ठीक है? बैक्टीरियोइडिस, ई कोलाई ये सारे ये करवाने की एबिलिटी रखते हैं। ऑर्गन स्पेस वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है? और यानी कि ऑर्गन की इर्द-गिर्द वाली स्पेस का सिस्टमिक वो भी हो सकता है, सेप्सिस भी हो सकता है, ठीक है? इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल के पेशेंट में इन्फेक्शन के अंदर अगर जीआईटी की बात करूँ, तो डायरिया भी एक बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन होता है दैट इज़ यूजुअली ड्यू टू क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल जो कि हॉस्पिटल एसोसिएटेड नोज़ोकोमियल डायरिया की मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है? और सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस भी कॉज करवाता है। इसके अलावा आईलियस हो सकता है और आपको मैंने बताया है कि आईलियस जो यूजुअली कॉमन होता है हॉस्पिटल सेटिंग में पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद दैट इज़ एडायनामिक टाइप का, फंक्शनल टाइप का इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन वाला आईलियस, ठीक है? इसके अलावा वाक़ई में कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, एनास्टोमोटिक लीक्स हो सकते हैं, हेपेटिक डिसफंक्शन हो सकता है। रेस्पिरेटरी पैंक्रियाटाइटिस एक रेयर चीज़ है बहुत। अनटिल एंड अनलेस कि कोई आइट्रोजेनिक इन्वॉल्वमेंट है, कोई सर्जन का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लग गया पैंक्रियास को, लेकिन पैंक्रियास होता ही इतना पीछे पोस्टीरियरली पोजीशन में, तो वो इतना कॉमनली डैमेज नहीं होता। रेस्पिरेटरी की बात की जाए बच्चे, तो प्रोलॉन्ग मैकेनिकल वेंटिलेशन होती है, ठीक है? इसके अलावा अनप्लान्ड इंक्यूबेशन या री इंक्यूबेशन करनी पड़ सकती है। ये दो बेसिकली खुद दे आर देमसेल्व्स कॉम्प्लिकेशन, ठीक है? रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। रीनल की बात अगर की जाए तो रीनल इनसफिशिएंसी हो सकती है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट आपको देखने को मिलता है खासतौर पे उन पेशेंट्स में जो कि हाइपोवॉलीमिया का शिकार होते हैं, जिनको आपने ऑपरेशन से पहले प्री लोड अच्छा नहीं किया होता। प्री लोड से मुराद ये होती है कि आपको यूजुअली प्रोटोकॉल हॉस्पिटल का जब जब भी पेशेंट को आप ऑपरेशन थिएटर पर लेटाएंगे, सबसे पहले उसको एक ड्रिप कंप्लीट लगाएंगे। और इवन गायनी के केस में जब ऑब्स्टेट्रिशियंस जो होते हैं वो सी सेक्शन से पहले 2 ड्रिप्स लाजमी प्री लोड करते हैं, क्योंकि स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद सडन हाइपोटेंशन होती है। इसके अलावा रीनल फेलियर हो सकता है, पेशेंट को एक्यूट किडनी इंजरी की वजह से भी इवन हो सकता है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर की बात की जाए तो ऑब्वियसली 1.5 घंटे से ज़्यादा की सर्जरी में डीवीटी का रिस्क बढ़ जाता है, और डीवीटी की वजह से ही पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी थ्रू आउट दैट ऑपरेशन हो सकता है, किसी भी वक़्त। एमआई हो सकता है, खास तौर पे अगर कोई प्रीवियस मोरिबंड हिस्ट्री हो उसकी तो, ठीक है? हाइपोटेंशन हो सकती है, एरिथमियास ट्रिगर हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? न्यूरो की बात की जाए तो स्ट्रोक ट्रिगर हो सकता है, वो भी इन्हीं की वजह से कि जो हाइपर कोगुलेबल स्टेट रेस्ट की वजह से क्रिएट हो सकती है, उसके अंदर सडन इंफार्क्ट, सडन सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट डेवलप कर सकता है, ठीक है? इसके अलावा पेशेंट ऑल्टर्ड स्टेट में जा सकता है। हेमाटोलॉजिकल में बच्चे प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो सकती है जो कि रिक्वायर करती है ट्रांसफ्यूजन्स को। एनीमिया हो सकता है उस ब्लीडिंग की वजह से इवन, ठीक है? और अगर आपने पेशेंट को पहले नहीं चेक किया तो फिर आपको एपेरेंट साइंस एनीमिया के पर ऑपरेटिवली भी मिल जाते हैं, पेरी ऑपरेटिवली। और अदर की बात की जाए तो सबसे कॉमन बच्चे वुंड डिहीसेंस बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, बहुत 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 कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। एब्डोमिनल ऑपरेशन के बाद खासतौर पर वो जिनकी लेप्रोटोमी की जाए, उनके अंदर पेट का जो आपने मिड लाइन इंसिजन दिया होता है, तो पेट खुल भी सकता है, ठीक है? ये बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है। इसके अलावा वास्कुलर ग्राफ्ट की रिजेक्शन, ग्राफ्ट की सर्जरीज हमारे यहाँ इतनी कॉमनली की नहीं जाती। न्यूमोथोरेक्स और वुंड डिसेंस के मतलब आपको लाजमी पता होना चाहिए। इसी के साथ बच्चे जो आपका एनेस्थीसिया का कंप्लीट टॉपिक था ये कंक्लूड होता है, ठीक है? इसके अंदर हम पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बस आप लोग ये इनकी हेडिंग्स याद कर लें, मैक्सिमम इनका क्वेश्चन यही आता है।